गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो वीडियो प्रोडक्शन की चौथी क्लास में आज हम चर्चा करेंगे टेलीविज़न के वो कार्यक्रम जो वास्तविकता के आधार पर बनाए जाते हैं या उसमें काल्पनिक तत्वों का समावेश नहीं होता है, तो उसकी हम बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा की थी कि ये कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि वास्तविकता लिए हुए होते हैं। तो एक बार आइए उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले एक बार हम जान लें कि कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो वास्तविकता के आधार पर होते हैं। उनमें सबसे पहले होता है समाचार बुलेटिन। आप जानते हैं कि समाचार जो घटनाएं देश विदेश में घट रही होती हैं तो उसकी सच्चाई होती है, तो आप कह सकते हैं कि वास्तविकता लिए हुए होते हैं। दूसरा, साक्षात्कार को भी आप कह सकते हैं कि वास्तविकता लिए हुए होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर जैसे अभी कोरोना का संकट आया हुआ है, तो अगर किसी डॉक्टर से आप बड़े डॉक्टर से या किसी रिसर्च या किसी वैज्ञानिक से आप पूछते हैं कि भाई कोरोना के लिए क्या है या वैक्सीन कब तक आएगी, तो वो भी वास्तविकता लिए हुए होते हैं और वो भी एक इंटरव्यू भी एक बड़ा जरिया होता है टेलीविज़न में कार्यक्रम बनाने के लिए। इसके अलावा आप देखते हैं आए दिन न्यूज़ चैनलों पर परिचर्चा होती रहती है विभिन्न मुद्दों को लेकर, राजनीतिक घटनाओं को लेकर, इंडिया और चाइना की सीमाओं को लेकर, इंडिया पाकिस्तान के संबंधों को लेकर। इसके अलावा जो भी मुद्दे समसामयिक होते हैं उनके ऊपर चर्चा होती रहती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि परिचर्चा भी एक माध्यम है। इसके अलावा वॉक्स पॉप, डॉक्यूमेंट्री, रियलिटी शो, गेम शो, टैलेंट शो, फ़ोन इन कार्यक्रम, दर्शक प्रतिभागिता के कार्यक्रम, बहुत सारे लाइव मैचेस जो आते हैं, कई सारे कंसर्ट व अन्य स्टेज कार्यक्रम आते हैं और अन्य कार्यक्रम। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक लिस्ट है और एक एक करके हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है समाचार का। तो दूरदर्शन की शुरुआत अगर हम बात करें तो दूरदर्शन की शुरुआत के बाद से ही एक बुलेटिन जो है शाम को आता था, और हिंदी और इंग्लिश में। तो वो बुलेटिन शुरू किया गया और दिन भर में सिर्फ एक बुलेटिन आता था, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो पसंद किया जाता था और वही एकमात्र साधन था टेलीविज़न में घटनाओं को जानने का। लेकिन जब केबल टेलीविज़न का आविर्भाव हुआ या केबल टेलीविज़न का आगमन हुआ, और वास्तव में देखा जाए तो केबल टेलीविज़न का आगमन भी इसी वजह से हुआ क्योंकि खाड़ी युद्ध के समय 90s के दशक में, 90 के दशक में खाड़ी युद्ध के समय CNN ने जो वॉर हुई अमेरिका और इराक के बीच में, तो युद्ध की जो रिपोर्टिंग हुई उसको लाइव दिखाया। तो ये देखना अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत ही लोग उत्सुकता से इस युद्ध को और इस देखना चाहते थे लाइव, और इसके लिए CNN देखने की व्यवस्था तो मुंबई वगैरह के जो 5 स्टार होटल थे उसमें बड़े बड़े एंटीने लगाए गए, डिश एंटीने, और जिसके माध्यम से उसको देखा गया और बहुत पसंद किया गया। और इसी तरह से धीरे धीरे भारत में केबल टीवी फैला और चैनल लोग दिखाने लगे, 4-5 चैनल और भी दिखाने लगे, और VCR के थ्रू फिल्में भी दिखाने लगे। तो इस तरह से केबल टीवी भारत में स्थापित हो गया। अब समाचार के नाम पे उस समय लोगों के पास भारत में मात्र दूरदर्शन के जो समाचार प्रसारित होते थे वही एक ज़रिया था टेलीविज़न में समाचार देखने का, और उसमें ज़्यादातर सरकारी योजनाओं की जानकारी रहती थी या सिर्फ सरकार से समर्थित खबरें या कोई जनरल अवेयरनेस की खबरें या कुछ राजनीतिक खबरें, इस तरह की खबरें रहती थी। कोई हार्ड न्यूज़ का बड़ा उसमें अभाव रहता था। सिर्फ एक नॉर्मल खबरें जैसी सरकारी टाइप के चैनलों में होती हैं, तो उसी तरह की थी, और लोगों को इंतज़ार था एक ऐसे खबरों के सोर्स का जो कि उन्हें सही खबरें दिखा सके, थोड़ा मनोरंजक ढंग से दिखा सके। ऐसे समय आज तक के नाम से एक 20 मिनट का बुलेटिन मेट्रो चैनल पर शुरू हुआ, जिसे प्रस्तुत करते थे दिवंगत श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। और इस चैनल का प्रस्तुतिकरण का ढंग ऐसा था, खबरें परोसने का ढंग ऐसा था कि लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया और ये खूब लोकप्रिय हुआ।
इसी को ध्यान में रखकर भारत के अन्य हिस्सों में जहाँ पे मेट्रो चैनल नहीं आता था, तो केबल टीवी तो शुरू हो गया था, लेकिन बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे या बहुत सारे जो गंभीर लोग थे, उन्होंने इस बुलेटिन को देखने के लिए केबल का कनेक्शन भी लगवाया कि वो उसको देख सकें। और 31 दिसंबर 2000 को आज तक पूरा एक चैनल बन गया, लेकिन आज तक को हिंदी का पहला चैनल बनने का श्रेय नहीं है। ये श्रेय मिला जी न्यूज़ को। एसएल ग्रुप द्वारा 27 अगस्त 1999 को ये जी न्यूज़ चैनल लॉन्च कर दिया गया। और ये चैनल अपने आप में, जो कि पहला 24 घंटे का चैनल था, तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया और इसने सरकारी तंत्र से हटकर खबरें दिखानी शुरू करी। अलग तरह से एक अप्रोच थी इसकी। तो ये चैनल खूब पॉपुलर हुआ और उसके बाद जब आज तक भी लॉन्च हो गया 24 घंटे का, तो इन दोनों चैनल्स को देखने के लिए लोगों में खूब उत्साह था, खूब लोकप्रियता थी और ये दोनों चैनल लोग देखते थे। इस तरह से उसके बाद स्टार न्यूज़ चैनल था, उसने भी अपना हिंदी संस्करण शुरू किया और एनडीटीवी ने शुरू किया। बहुत सारे अन्य चैनल भी लॉन्च हो गए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेलीविज़न में समाचार निर्माण क्षेत्र में काफ़ी इजाफा हुआ और काफ़ी टेलीविज़न समाचार बनने लगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक वास्तविक स्वरूप ये भी टेलीविज़न कार्यक्रम का है, समाचार प्रस्तुत करना। अब टेलीविज़न कार्यक्रम के एक अन्य प्रारूप की बात करते हैं कि साक्षात्कार के द्वारा कौन से कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। तो इसमें विषय के विशेषज्ञों द्वारा किसी भी विषय पर राय लेना, चाहे वो विदेश नीति हो, युद्ध नीति हो, आर्थिक नीति हो, या किसी बीमारी के बारे में किसी डॉक्टर से या किसी वैज्ञानिक से सलाह लेना। तो इस तरह से बहुत सारे साक्षात्कार लिए जा सकते हैं और जिस पे एक कार्यक्रम बनाया जा सकता है। किसी खिलाड़ी का साक्षात्कार लिया जा सकता है, किसी सेलिब्रिटी का साक्षात्कार लिया जा सकता है और लोग उसे खूब पसंद करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक प्रोग्राम आता है अभी भी, आपकी अदालत, और काफ़ी पुराना और लोकप्रिय प्रोग्राम है जिसे रजत शर्मा जी पेश करते हैं और ये कार्यक्रम खूब देखा जाता है और इसमें साक्षात्कार के माध्यम से कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो इस तरह के कुछ अन्य भी हैं, आज तक ने भी शुरू किया था, थर्ड डिग्री या इस तरह के और भी कार्यक्रम हैं जो कि खूब लोकप्रिय हो रहे हैं कि साक्षात्कार के द्वारा समाचार। साक्षात्कार भी दो तरह के होते हैं, मोटा मोटा अगर बोला जाए। पहला तो अगर आप बात करें टेलीविज़न की भाषा में, प्रोडक्शन की भाषा में, तो पहला तो लाइव साक्षात्कार होता है जो कि तुरंत रिले हो जाता है, बातचीत को तुरंत प्रसारित कर दिया जाता है। जबकि जो रिकॉर्डेड साक्षात्कार होता है दूसरा, वो ले लिया जाता है और उसको एडिट करके और उसको बाद अच्छे से उसको कास्टिंग वगैरह बना के और तब उसको प्रसारित किया जाता है। इसी तरह से परिचर्चा की बात करें तो परिचर्चा भी आजकल आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हर चैनल परिचर्चा कराते हैं। अर्णव गोस्वामी का जो चैनल है, पहले जब टाइम्स 9 में थे तो 9 बजे से जो उनका कार्यक्रम था बहुत लोकप्रिय था परिचर्चा का। इसके अलावा रवीश कुमार हैं, इनकी भी जो परिचर्चाएं होती हैं बहुत लोकप्रिय हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी प्रस्तुत करते थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो अच्छे पत्रकार थे, बहुत ही डेप्थ वाले पत्रकार थे, वो परिचर्चाएं आयोजित करते थे। आजकल जैसे कुछ परिचर्चा होती हैं जिसे रोहित सरदाना पेश करते हैं आज तक के ऊपर, या अंजना ओम कश्यप पेश करती हैं, लेकिन इनके नाम को लेके थोड़ा सा अजीब सा साउंड आता है कि जैसे कि प्रोग्राम का नाम हो गया हल्ला बोल या दंगल। तो थोड़ा ये मुझे अखरता है कि इस तरह के नाम नहीं होने चाहिए। परिचर्चा जो है अच्छी होनी चाहिए। और एक तरह से आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि परिचर्चा होते होते लड़ाई होना शुरू हो जाती है आपस में, आरोप प्रत्यारोप इतने बढ़ जाते हैं कि वो काफ़ी बिलो द बेल्ट आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा निजी रूप से मानना है। हालांकि प्राइम टाइम में ये समझा जाता है कि जितना ज़्यादा उत्तेजना होगी या जितना ज़्यादा लड़ाई होगी उतना ज़्यादा उसकी टीआरपी आएगी। ये परिचर्चाएं ज़्यादातर ज्वलंत मुद्दों पर आयोजित कराई जाती हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं या लेटेस्ट में समसामयिक मुद्दे होते हैं। हालांकि इनसे दर्शकों को ज्ञान भी प्राप्त होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं आजकल। और जो भी चीज़ें टीआरपी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट प्रस्तुत करती हैं वो सारी चीज़ें चैनल या टेलीविज़न में दिखाना लोग पसंद करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि परिचर्चा भी वास्तविक रूप है, एक तरह से प्रारूप है
टेलीविज़न के कार्यक्रम का। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे एनडीटीवी में रवीश कुमार जी की परिचर्चा अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परिचर्चा किसी भी घटनाक्रम या मुद्दे पर दर्शकों को शिक्षित या जागरूक करने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो इसमें क्या होता है कि मुद्दे के प्रत्येक पहलू पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की जाती है, जिससे दर्शक को उसे गहरे से जानने का अवसर मिलता है तथा दर्शक की उसके बारे में राय विकसित होती है। और आप ये कह सकते हैं कि परिचर्चा के माध्यम से समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों और समस्याओं के बारे में दर्शकों को जागरूक किया जा सकता है। तो जो हम लोगों ने पहले बात की थी अवेयर करने वाली, वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि परिचर्चा के माध्यम से हल हो सकती है। और इसी के साथ मिलता जुलता है कि वॉक्स पॉप, वॉइस ऑफ पीपल, इसका अर्थ होता है यानी जनता की आवाज़। तो इसमें जैसे मान लीजिए बजट में पेट्रोल के दाम बढ़ गए या किसी ऐसी चीज़ों के दाम बढ़ गए, सामान्य चीज़ों के दाम बढ़ गए, है ना, तो इसके ऊपर लोगों से राय ली जाती है। और ये भी एक वास्तविक टेलीविज़न कार्यक्रम है जिसमें कि व्यक्ति अपनी बात बताता है कि भाई रेलवे का किराया बढ़ने से जो लोग डेली आते जाते हैं या गरीब वर्ग के लोग हैं, या ऐसी चीज़ों के दाल के दाम बढ़ जाने से जो गरीब वर्ग के लोग हैं दाल रोटी खाते हैं तो उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर वॉइस ऑफ पीपल या जनता की आवाज़ है, और ये भी वास्तविकता लिए हुए कार्यक्रम है। इसमें सीधे संवाद होता है जनता से और जनता उस मुद्दे के बारे में अपनी राय बताती है, जिससे कि सरकार को भी एक बात पहुंचती है कि क्या मुद्दे हैं और जनता कितनी नाराज़ है, कितनी खुश है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये जनता की आवाज़ है और वास्तविकता लिए हुए है। उदाहरण की बात करें तो 1985 में विनोद दुआ जी का एक कार्यक्रम आता था जनवाणी, जिसमें उस क्षेत्र के विधायक, सांसद या मंत्री को बुलाते थे और उस क्षेत्र के लोगों की राय, समस्याएं या मुद्दों से उन्हें रूबरू कराते थे कि आजकल क्या मुद्दे चल रहे हैं और उस पर वो जवाब देते थे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री की, या वृत्तचित्र बोलते हैं इसको। तो टेलीविज़न पर डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण शुरू से ही होता आया है, जिसमें वास्तविक घटनाओं को रचनात्मक ढंग से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि इसकी अवधि कुछ मिनटों से लेकर और 1 घंटे तक हो सकती है। इसमें वास्तविक घटनाओं, पर्यावरण, वन्य जीवों या ऐतिहासिक स्थानों व घटनाओं आदि का चित्रण किया जाता है। वृत्तचित्र में कुछ वास्तविक दृश्य, साक्षात्कार, तथ्य व आंकड़ों का समायोजन करके वीडियो कार्यक्रम ये बनाया जाता है। ये कार्यक्रम पटकथा आधारित हो सकता है और बिना पटकथा के भी हो सकता है, लेकिन इसमें प्रयोग किए जाने वाले तथ्य व आंकड़े सत्यता पर आधारित होते हैं। और कई वृत्तचित्रों में घटनाओं और नाट्य रूपांतरण करके भी दिखाया जाता है। कई उसमें क्या होता है कि घटनाएं होती हैं लेकिन उसका नाट्य रूपांतरण कर देते हैं, तो इसलिए इसे डॉक्यू ड्रामा भी कहते हैं। और बहुत से चैनल वृत्तचित्र की श्रृंखला का प्रसारण करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एबीपी न्यूज़ पर एक कार्यक्रम आया था प्रधानमंत्री, और जिसमें देश की राजनीतिक इतिहास को बहुत ही रोचक ढंग से दिखाया गया था, जिसमें कि विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को के बारे में बताया गया था। इसी तरह से 7 रेस कोर्स नामक एक कार्यक्रम भी आया, जिसका कि प्रस्तुतिकरण चेतन भगत ने किया था। इस तरह से आज तक ने, वंदे मातरम और कई अन्य चैनलों ने अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई। तो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री काफ़ी फेमस विधा है टेलीविज़न कार्यक्रम की। इसके अलावा अगर वन्य जीवों की बात करें तो डिस्कवरी चैनल है, आपका नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है। ये जो हैं वन्य जीवों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाते रहते हैं, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की जाती है। तो इस तरह से एक वास्तविक टेलीविज़न कार्यक्रम वास्तविकता लिए हुए ये भी है, और जनता के बीच ये काफ़ी पॉपुलर है। वास्तविकता लिए हुए कार्यक्रमों में अगला नंबर आता है रियलिटी शोज़ का, और जैसे ही रियलिटी शोज़ का नाम आता है उसमें बिग बॉस का नाम सबसे ऊपर आता है। तो रियलिटी शोज़ की अगर बात करें तो ये वास्तविकता पर बनने वाले कार्यक्रम होते हैं, जिनमें मानवीय जीवन की वास्तविकताओं को दर्शकों के सामने रखा जाता है। इस कार्यक्रम की खास बात होती है कि इसमें कोई पटकथा नहीं होती है, इसमें वास्तविक घटनाओं को शामिल किया जाता है। और अगर बिग बॉस की बात करें तो इसमें मानवीय व्यवहार को पर्दे पर दिखाने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। बिग बॉस में कुछ प्रतिभागी जो कि सेलिब्रिटी भी होते हैं, उनको एक घर में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है और समय समय पर उन्हें कुछ कार्य दिए जाते हैं, जिन्हें उन्हें टीम में या अकेले करना होता है।
इन कार्यों के दौरान जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके व्यवहार को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि रियलिटी शो में वास्तविक परिस्थितियाँ क्या होती हैं और किस तरह से वो व्यवहार करते हैं सेलिब्रिटी, इसको देखना लोग खूब पसंद करते हैं। इसके अलावा मुझे इस जंगल से बचाओ, स्वयंवर, खतरों के खिलाड़ी, एमटीवी रोडीज़ आदि रियलिटी शो भी भारत में बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। भारत में जो टेलीविज़न रियलिटी शो हैं उनके ज़्यादातर के जो प्रारूप हैं वो विदेशों से नकल करके बनाए गए हैं। जैसे बिग बॉस कार्यक्रम बिग ब्रदर की नकल है, खतरों के खिलाड़ी प्रारूप फियर फैक्टर से लिया गया है। लेकिन आज भी रियलिटी शो कार्यक्रम खूब बनाए जा रहे हैं और लोगों के बीच खूब ये लोकप्रिय हैं। इसके अलावा गेम शो और टैलेंट शो भी है। कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि गेम शो और टैलेंट शो भी रियलिटी शो का ही अंग है। इसमें क्या होता है कि गेम शो में कुछ प्रतिभागियों के बीच कोई खेल करवाकर मनोरंजन कार्यक्रम तैयार किया जाता है। सोनी टीवी पर प्रसारित हुए कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति, जिसने कि स्टार प्लस पे 2000 में शुरुआत की थी और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आप ये कह सकते हैं कि टैलेंट हंट शो की बात करें या टैलेंट शो की बात करें तो जो जैसे डांस इंडिया डांस है या इंडियन आइडल है, तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के भी जो शोज़ हैं ये भी वास्तविकता पर आधारित होते हैं। और अगर आप इसे मानना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी अपने आप में वास्तविकता लिए हुए रियलिटी शोज़ ही हैं। इसके अलावा एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसे कहते हैं लाइव मैचेस, जो होते हैं, जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं। तो इसे भी देखना बहुत पसंद करते हैं और इतनी ये लोकप्रिय होती है कि इसमें बहुत सारे विज्ञापन भी मिलते हैं। तो और अगर बात करें इसमें प्रोडक्शन की, तो इसमें जो है आप प्रोडक्शन में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फील्ड प्रोडक्शन कैमरों का प्रयोग किया जाता है, जिनका कि रिकॉर्डिंग एक जगह होती है और स्विचर के माध्यम से आप लाइव मैचेस देख पाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे पॉपुलर है, इसमें खूब दर्शक मिलते हैं और इसके विज्ञापन भी बहुत अच्छे से मिलते हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय है। और आप ये देखेंगे कि ये भी कह सकते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान या इस तरह के मैचेस होते हैं 2020 के, तो पूरा सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और बहुत सारे लोग, ये सभी लोग, लगभग सभी वर्गों के लोग इसे देखना पसंद करते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स चैनल भी बहुत सारे आए, जिसमें स्टार स्पोर्ट्स है, ESPN है, सोनी 6 है, DD स्पोर्ट्स है, 10 स्पोर्ट्स है। तो ये क्या करते हैं कि लाइव मैचेस तो दिखाते ही हैं, साथ में जब इसका पुनः प्रसारण भी कर देते हैं और वो भी लोग देखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में खेल बहुत लोकप्रिय हैं, खेल के कार्यक्रम। और साथ ही अगर क्रिकेट हो तो फिर क्या बात है, फिर उसमें तो आप समझ लीजिए कि लोग देखना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर अन्य की बात करें तो काफ़ी सारे कंसर्ट होते हैं, स्टेज कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं आईफा अवार्ड शो हो गया या इस तरह के जो होते हैं, ये भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसमें अभिनेता और अभिनेत्री आके अपनी डांस की प्रस्तुतियां करते हैं। कुछ कपिल शर्मा और करण जौहर जैसे लोग लोगों को हंसाते हैं अपने संवादों से। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्टेज व कंसर्ट प्रोग्राम भी बनाना अपने आप में टेलीविज़न कार्यक्रम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस पुरस्कार में फिल्म जगत के जो कि ज़्यादातर मशहूर सितारे मौजूद होते हैं, तो इसलिए उनके जो प्रशंसक होते हैं वो भी इसको देखना पसंद करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक पॉपुलर है। अन्य कार्यक्रमों की अगर बात करें वास्तविकता लिए हुए, तो इसमें बहुत से कार्यक्रम महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय कुकरी शो, यानी पाक शास्त्र से जुड़े कार्यक्रम। महिलाओं की पकवान बनाने की रुचि को ध्यान में रखकर ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। इन कार्यक्रम में महिलाओं को किसी खास व्यंजन को बनाने की विधि से अवगत कराया जाता है। और भारतीय टेलीविज़न पर रसोई से जुड़े कई कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। इन सब का एक अच्छा उदाहरण है मास्टर शेफ़, जो कि भारत में खूब पसंद किया जा रहा है। कई इससे संबंधित चैनल भी आ चुके हैं, जैसे कि फूड इस तरह के कई चैनल भी आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कुकरी शो भी भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा तकनीक से जुड़े, मोबाइल की तकनीक बताने वाले कार्यक्रम या फिर गाड़ियों के बारे में बताने वाले कि कौन सी गाड़ी ख़रीदें, युवाओं के लिए केंद्र में रखकर बनाए जाते हैं कि कौन सी गाड़ी ख़रीदें, कौन सी मोटरसाइकिल ख़रीदें, कौन सा मोबाइल ख़रीदें।
तो इस तरह से कह सकते हैं अलग अलग तरह के बहुत सारे कार्यक्रम युवाओं के लिए भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन का व्यास चैनल यूजीसी के बनाए हुए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है, जिससे छात्रों को उनके पाठ्यक्रम से जुड़े व्याख्यान दिए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर पूरे इसको देखें, समअप करें, तो विभिन्न जो टेलीविज़न कार्यक्रम हैं जिसमें अलग अलग तरह के प्रारूप होते हैं, जिनका के बारे में आज हमने जाना। हालांकि दर्शकों की बदलती रुचि के चलते टेलीविज़न चैनल अलग अलग प्रारूपों में निरंतर दर्शकों के सामने अलग अलग कार्यक्रम पेश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में जो कुछ एक प्रारूप थे, इनके बारे में हमने जाना। और इस तरह से आप दोनों तरह के प्रारूपों के बारे में आज आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके पहले वाली क्लास में हमने उन प्रारूपों के बारे में बताया था जो काल्पनिक होते हैं, फिक्शनल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। और ये दूसरी क्लास में, आज की क्लास में हमने जाना ऐसे टेलीविज़न कार्यक्रमों के बारे में जो कि वास्तविकता लिए हुए होते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे टेलीविज़न प्रोडक्शन के विभिन्न चरणों को लेकर। नमस्कार।